स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग अपने इस क्लास में बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इको ऑनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि आगे चल करके माइक्रो मैक्रो में ना बहुत जगह डेरिवेशंस में आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन ही मिलने वाले हैं। जैसे कॉस्ट फंक्शन क्वाड्रेटिक जनरली लेते हैं। अगर कॉस्ट फंक्शन ही क्वाड्रेटिक हो गया तो रेवेन्यू चाहे जैसा भी फंक्शन है, प्रॉफिट फंक्शन क्या आएगा, क्वाड्रेटिक आएगा। फिर प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होगा। तो ये क्वाड्रेटिक ना बहुत बार हमें मिलता है एक्सप्रेशन में, इसलिए इसके लिए एक अलग चैप्टर ही बना दिया गया, क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है मैक्सिमम या मिनिमम। ऑप्टिमम एक्सट्रीम्स मीन्स सीधा बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम। तो मैक्सिमम या मिनिमम दोनों को हम लोग ऑप्टिमम वैल्यू कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि विदाउट डिफरेंशिएटिंग, मैक्सिमम मिनिमम सबने 12th में पढ़ रखा है। कैसे निकालते थे बच्चे? फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते थे, जीरो से करते थे तो स्टेशनरी वैल्यूज मिलती थी। उसके बाद से फिर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते थे। द स्टेशनरी वैल्यूज एट विच वी गेट सेकंड डेरिवेटिव एज नेगेटिव, दैट वाज आवर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये सबको याद है। लेकिन चैप्टर 3 में स्ट्रिक्टली हमें मना किया गया है, वी डोंट हैव टू यूज डेरिवेटिव्स। अगर हमें डेरिवेटिव्स नहीं आता है या डेरिवेटिव्स का यूज नहीं करना है, तो भी क्वाड्रेटिक लेवल तक की चीजों को, एक्सप्रेशन हो, कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, कुछ भी हो, सारी चीजों को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। यही चीज आपको बताया जाएगा चैप्टर 3 में। समझ में आ गई बात? चैप्टर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उससे रिलेटेड सारी बातें हमें सीखनी है। तो देखना, एक अगर मैंने आपको एक्सप्रेशन दिया, ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की क्लास होने वाली है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, बेसिक क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमें इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपने बचपन में सीखा था, नहीं सीखा तो आज सीख लो। वैसे भी चैप्टर 2 में जो सर्कल वाले क्वेश्चंस थे असाइनमेंट में, हम लोगों ने सर्कल का सेंटर और रेडियस निकालना था, वहां हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा हुआ है। तो यहाँ देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है दैट इज ए नॉट 1। तो पहले हम ए को कॉमन बाहर निकालेंगे। हमेशा पहला स्टेप यही होता है, सीख लो, क्योंकि क्वेश्चंस भी हम इसी तरीके से करने होंगे। आगे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होने वाला है, आधे घंटे का एक एग्जाम्पल होता है, 40 मिनट्स ले लेता है एक एग्जाम्पल, मोनोप्ली वाला, वो करेंगे अभी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मस्ट बी 1, तो वी टेक ए एज कॉमन, और अंदर में क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स प्लस सी अपॉन ए। क्लियर? और चैप्टर 3 में बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। हम लोग तो चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे, एक ही चीज़ को 2 बार 3 बार बोलते हैं ताकि बच्चों के दिमाग पे उसका इम्प्रेशन पड़े और ज़्यादा याद रहे और समझ में आए। फिर भी अगर आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछोगे, उसी टाइम पूछना है। लाइव क्लास का मतलब यही होता है, उसी टाइम पूछोगे, ठीक है? कोई भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। नाउ सी ए, अब तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया, एक्स स्क्वायर रखा, उसके बाद का स्टेप क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? सेकंड स्टेप हंसी होता है, b/2 a का होल स्क्वायर। यहाँ देखो, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। जो x का लीनियर वाला है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा b/2a। तो जो डिवाइड करने के बाद बचता है, 2 को छोड़ दो, x को छोड़ दो, जो तीसरा वाला टर्म बचा उसी का स्क्वायर एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो है हमारे पास वो तो रहने ही दो। अब देखें आप बच्चे, ये 3 टर्म मिलकर के क्या हो जाएगा? किसी को कोई आइडिया? x प्लस, हाँ, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। अब आगे बी केयरफुल, ये a तो है ना, a, और अंदर ब्रैकेट में ये दोनों चीजें रह गई हैं, माइनस b²/4a² प्लस c/a। तो दिस इज a x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इधर क्या आएगा? 4a² एलसीएम ले लिया, माइनस b² प्लस 4ac, एक a से a कैंसिल, ये आ गया a,
x plus b upon 2a का होल स्क्वायर एंड देन 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a। अब देखो fx में क्या क्या हमारे कंट्रोल में है, यहां तक तो आ गए। अब केस 1, अगर a हमारा पॉजिटिव हुआ तो ध्यान से सुनना जो बता रहे हैं, ये a c b a ये सब तो किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में फिक्स्ड वैल्यूज है जो कि दे रखा होगा हमें, कुछ ना कुछ तो a b c की वैल्यू दी होगी ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है और इसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते, ये तो फिक्स्ड है। व्हाट इज दिस? ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। बस इस चीज को हम लोग हैंडल कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल? x। तो इट इज वेरिएबल। अब इसको जितना मर्जी उतना बढ़ा सकते हैं। x को कभी 2 डालो, 4 डालो, 10 डालो, 1000 डालो, 50,000 डालो, उतना ही बढ़ता चलेगा। यानी fx की वैल्यू हम लोग इंक्रीज करा सकते हैं। x की वैल्यू जितना कम डालोगे उतना fx की वैल्यू कम होगी। अब ध्यान से, अगर a पॉजिटिव है, ये तो फिक्स्ड है, इससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ये हमारा वैल्यू को चेंज नहीं करेगा fx को, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। जो भी चेंजेस होगा, इंक्रीज मतलब बढ़ना या कम होना, वो सब इस क्वांटिटी के थ्रू होगा। तो अगर a पॉजिटिव है तो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि पॉजिटिव है और होल स्क्वायर इज नेवर गोइंग टू बी नेगेटिव। ये या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, चाहे ब्रैकेट में कुछ भी हो, होल स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव। तो बताओ मुझे, ये है पॉजिटिव एंड दिस वन इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव नहीं बोलते, नॉन नेगेटिव बोलते। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब आपके पास ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू या तो 0 आ रही है या 0 के बाद की कोई वैल्यू आ रही है। 0 के बाद की वैल्यू हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो 1 लाख, 2 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, जितना मर्जी उतना एक्स डालते चलो, स्क्वायर होकर के और बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चलेगा। तो क्या इसका मैक्सिमम हम लोग ढूंढ सकते हैं? इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू कंट्रोल से बाहर है क्योंकि जितना बढ़ा रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है, कभी कम हो ही नहीं रहा। 2 लाख डालोगे एक्स की जगह पे और बड़ा, 5 लाख डालोगे और बड़ा, क्योंकि स्क्वायर है ना लगा हुआ, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो मैक्सिमम कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, लेकिन मिनिमम आ सकता है। मिनिमम कहाँ पर स्टॉप कर जाएगा? 0, क्योंकि नेगेटिव तो होने से रहा ये वैल्यू, स्क्वायर है और उसके साथ पॉजिटिव मल्टीप्लाइड है, तो नेगेटिव कैसे होगा? नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना। तो मिनिमम वैल्यू इज हाउ मच? मिनिमम वैल्यू इसका फाइंड आउट होगा इज एट, मिनिमम वैल्यू इज व्हेन ये पूरी क्वांटिटी ही 0 हो जाए, व्हेन a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज 0। और जब ये फर्स्ट पार्ट 0 हो रहा है, इसका मतलब सेकेंड पार्ट जो कांस्टेंट है ये तो हमारी मिनिमम वैल्यू हो गई ना। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये मिनिमम वैल्यू हो गई और ये किस पे मिल रही है? ये मिनिमम वैल्यू किस पे मिल रही है? ये मिल रही है हमें व्हेन दिस क्वांटिटी इज गोइंग टू बी 0, दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। यही आपको रिजल्ट याद रखना है। याद नहीं रहे कोई बात नहीं, क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से जो जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं यही स्टेप्स आप भी फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ किसको किसको ये नहीं समझ में आया? फिर से एक बार समझा देते हैं, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये जो a ग्रेटर देन 0 है ना, ये डिसाइडिंग क्राइटेरिया है। ये हमें बता रहा है कि फर्स्ट हाफ क्वांटिटी जो है ये हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 होगा, यानी कि नॉन नेगेटिव। अब किसी कांस्टेंट के साथ हमने ऐड किया है तो कांस्टेंट प्लस 0 विल बी द मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जब कोई चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो कहाँ तक जाएगा ये तो हमारे बस में नहीं होता, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये हमें पता है, तो मिनिमम वैल्यू इज 0।
उस केस में मिनिमम वैल्यू मिल गई, लेकिन ये 0 होगा कब? जब x जो है वो -b/2a हो जाएगा। व्हेन x इज -b/2a, तब ये हमारा मिनिमम वैल्यू होगा, तब ये हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। क्लियर? नहीं समझ में आया तो एक और केस अभी रहता है, एक बार और मौका मिल रहा है। हमेशा दूसरा मौका नहीं मिलता, लेकिन आपको इस टॉपिक में दूसरा मौका मिल रहा है, ध्यान से देखें। इफ a इज नेगेटिव, देन a इंटू x प्लस b/2a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? नेगेटिव और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है ना, एंड होल स्क्वायर इज नेवर गोइंग टू बी नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसको नेगेटिव बना कौन रहा है? दिस ए नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या दे देता है हमें? नेगेटिव। इक्वल टू 0 क्यों लगाया मैंने? इसकी वजह से ये चीज 0 हो सकती है, इसलिए लेस देन इक्वल टू 0 मैंने लगा दिया। अब आप बताओ, आपको नंबर लाइन पे अगर 0 या उससे छोटी वैल्यू मिल रही है, तो अब इस केस में कौन सी चीज आप ढूंढ पाओगे? कौन सी चीज एग्जिस्ट करेगी? जल्दी बताओ, ऑप्टिमम में से। मैक्सिमम। और मिनिमम मिलेगा? नो मैम, माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। एंड व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू? मैक्सिमम विल बी 0। हाँ, तो वही सेम एक्सप्रेशन जो दो पार्ट में स्प्लिट हुआ था, दिस इज गोइंग टू बी 0 फॉर मैक्सिमम, और यही हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो मैक्सिमम एफ एक्स will be equal to 4ac minus b square upon 4a एट किस पे? जब ये चीज 0 होगी, और ये चीज 0 कब होगी? x इज इक्वल टू -b/2a। जरा रिजल्ट को कंपेयर करना, सेम नहीं आ रहा? ये देखो तो x सेम है, वैल्यू भी सेम है, लेकिन यही वैल्यू कभी मिनिमम हो जा रही है और कभी मैक्सिमम हो जा रही है। सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है? a के साइन पे। हाँ, अगर a नेगेटिव है तो मैक्सिमा, a पॉजिटिव है तो मिनिमा। अब कभी आपको क्विक आंसर देना हो, ए पॉजिटिव से क्या होगा, ए नेगेटिव से क्या होगा, क्विक आंसर देना हो, तो आपके पास घबराए नहीं, आपके माइंड में तो कोई मना नहीं कर रहा ना आपको डिफ्रेंसिएशन करने से। आपके पास है एफ एक्स इजक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फटाफट आप मन ही मन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना, 2a मिल जाएगा x, सेकेंड डेरिवेटिव करोगे 2a मिल जाएगा, एंड दिस शुड बी नेगेटिव फॉर मैक्सिमा। तो ए नेगेटिव होना चाहिए मैक्सिमा के लिए। अगर कभी भूल जाओ कि किस केस में मैक्सिमा मिनिमा होगा, स्टार्ट करने में अगर हाथ काँप रहा हो, तो उसके लिए मैंने बताया, रफ में ये साइड में करके अपना पता लगा लोगे। क्लियर बच्चे? और अगर ये मैक्सिमा के लिए हो जाएगा ए नेगेटिव, और ए ग्रेटर देन 0 मिनिमा के लिए। अगर कभी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, या किसी टीचर ने क्लास में पूछा फटाफट, सभी बच्चे चुप है, टीचर लेक्चर पे लेक्चर दिए चले जा रहे हैं, तो फटाफट ये अपना साइड में करके दिमाग में या पेपर पे फटाफट आंसर दे देना। तो ये हो गया हमारा a इज लेस देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0 का क्राइटेरिया। सबको समझ में आई ये टॉपिक? समझ में आया तो कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, उसके बाद से एक क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। ध्यान से देखें, इसलिए ध्यान से देखो क्योंकि एक क्वेश्चन आप सभी को करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। बिल्कुल स्टेप्स वही फॉलो करने हैं। तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या था, याद है? यहाँ तो खैर 1 ही है, इसलिए कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ और रहता तो फिर हमें कॉमन लेना पड़ता एक स्टेप। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई, और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस, अब 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 3। ये 3 क्या आ जाएगा बताना? x -2 का होल स्क्वायर, 3 - 4 कितना हो गया? -1। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब बताएं कि x -2 क्या होगा होल स्क्वायर? ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, क्योंकि इसके बाहर में कुछ नहीं लगा हुआ है। अंडरस्टूड है कि पॉजिटिव चीज है 1। तो इस केस में मिनिमम एफ एक्स
मिनिमम एफ एक्स कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि इसको होना पड़ेगा 0। तो मिनिमम एफ एक्स इजल टू -1 एट एक्स की कौन सी वैल्यू पे, 2 पे। किस पे, हाँ, क्योंकि x इजल टू 2 डालेंगे तभी ये चीज 0 होगी। तो इसको आप लोग नोट करें और साथ ही साथ एक क्वेश्चन करें, एफ एक्स इज इक्वल टू -3x² प्लस 30x और -30। जो जो स्टेप मैंने बताए हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके इस क्वेश्चन को करना है और आपको इसकी ऑप्टिमम वैल्यू निकालनी है और किस पॉइंट पे मिलेगा ये भी बताना है। तो ट्राई करिए, 2 मिनट का समय देना सभी बच्चों को। जिनका हो जाता है चैट बॉक्स में आंसर लिख करके भेज देंगे कि मैक्सिमम या मिनिमम जो भी आया है, दिस इज इक्वल टू दिस मच एट एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू, इतना लिख करके भेजना है आप सभी को। देखो बच्चे, सबसे पहला स्टेप अभी भी वही है कि -3 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ x² के साथ 1 है नहीं। x², बताओ अंदर में क्या हो जाएगा, -10 ना, माइनस कॉमन लेने आता है सभी को, +10। -3 से अंदर में सबको डिवाइड कर दोगे अपने आप आ जाएगा। जैसे 30 को -3 से डिवाइड करोगे तो 10 और -30 को करोगे तो -3 से तो +10। अब इसके बाद x² +2 -2 इंटू 5 इंटू एक्स, तो 5 का स्क्वायर 25 और -25 और +10, ये आ जाएगा -3 x -5 का होल स्क्वायर और फिर -3, क्योंकि इस तीनों को तो मैंने होल स्क्वायर के अंदर ले लिया, बाकी का बचा क्या, -3 और -15। तो दिस इज -3 x -5 का होल स्क्वायर +45। अब देखो ये माइनस है, इसका मतलब दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0। इस केस में मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी हमें एफ एक्स की। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स के लिए इस पार्ट को होना पड़ेगा 0। तो 45 एट एक्स इज इक्वल टू 5। बस इतना ही करना था इसमें। अब देखो आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो चुका है। अब कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आपके सामने में आएगा, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आप उसको विदाउट डिफरेंशिएशन ऑप्टिमाइज कर ही लोगे। हो जाएगा ना सबसे अब तो, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। तो चलो अब एक एग्जाम्पल इसके ऊपर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से आपका चैप्टर 9 भी रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ जो भी हम लोग इकोनॉमिक एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर 9 में भी यूज होगा। आपके माइक्रो के टीचर भी कराएंगे, मैक्रो के टीचर भी कराएंगे, अब हर सेमेस्टर में ये चलेगा, इसलिए ध्यान से देखना। एग्जाम में भी आता है इसके ऊपर, एग्जाम्पल ऑफ क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन, quadratic optimization in monopoly। देखो इसमें हमें कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, c इज इक्वल टू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू स्क्वायर। q इज व्हाट, क्वांटिटी। कॉस्ट फंक्शन कैसा फंक्शन है बताओ, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक से ऊपर नहीं देंगे क्योंकि वो फिर डिफरेंशिएशन से हैंडल होगा, तो अभी हमें सिर्फ क्या करना है, क्वाड्रेटिक का करना है। c इज इक्वल टू अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू स्क्वायर, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और q रिप्रेजेंट्स क्वांटिटी अल्फा बीटा ग्रेटर देन 0। अब उसके बाद से हमें दे रखा है लेट p इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू, q इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पे काफी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन करेंगे। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन आप वर्ड पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेम के बच्चे हो, लेकिन इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन अब हर जगह आपका चलेगा। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस और इकोनॉमिक्स, की अगर ये चीज होगा तो बिजनेस में क्या सिचुएशन आएगा, क्या करना चाहिए, डिसीजन, व्हाट विल बी द सिचुएशन एंड व्हाट शुड बी द स्टेप या डिसीजन, ये सब इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन कहलाता है। तो ये जो b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इक्वल टू 0 का भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अभी
एक एक करके आएंगे इस एग्जाम्पल में। मैंने पहले ही इसका इंपॉर्टेंस इसलिए बता दिया ताकि आपका ध्यान 1% के लिए भी इधर से उधर ना हो। ये पूरा एग्जाम्पल 40 मिनट ले लेगा, आराम से आप इसको देखें। अब इसमें है पहला पार्ट फाइंड रेवेन्यू फंक्शन, दूसरा पार्ट पाई फंक्शन। अच्छा पी जो है ना, पी प्राइस के लिए यूज करते हैं, पी लेटर। प्रॉफिट भी पी से स्टार्ट होता है। अब पी तो प्राइस ने ले लिया, तो अब प्रॉफिट के लिए क्या करें, तो पाई लगा देते हैं हम लोग। तो माइक्रो मैक्रो में हर जगह आपको पाई अगर दिखेगा तो समझना कि पाई रिप्रेजेंट प्रॉफिट फंक्शन। मैक्सिमम प्रॉफिट, बहुत सारे पार्ट हैं इसमें, हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। नो डाउट यही वाला मेथड लगाएंगे जो अभी हमने सीखा है, क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन। फोर्थ पार्ट में है डिस्कस इफ ए इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। फिफ्थ पार्ट में है डिस्कस इफ बी इज इक्वल टू 0। सिक्स्थ पार्ट में है इफ बी इज इक्वल टू 0 एंड p इज लेस देन अल्फा। सेवेंथ पार्ट में है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और एट्थ पार्ट में है, इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। तो ध्यान से देखें, सबसे पहले तो कॉस्ट फंक्शन है, क्यू क्वांटिटी है, प्राइस दिया हुआ है। अब देखो प्राइस से बहुत कुछ हमें पता लगता है। प्राइस है a माइनस बी क्यू। अब आपने फॉर्म दो चीजों का पढ़ रखा है, फॉर्म मोनोप्ली एंड कॉम्पिटिटिव, पढ़ा हुआ है या नहीं, सबने पढ़ा हुआ है? चलो, मेरा अगर डिजिटल पेन का मार्केट है इंडिया में, सपोज करो इंडिया में सिर्फ मेरी ही एक फैक्ट्री है जहाँ पे डिजिटल पेन मैन्युफैक्चर होती है, और मान लो मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, इसका अगर कॉस्ट था 12,000 रुपीज़, ठीक है। लास्ट नाइट को मेरे फैक्ट्री में आग लगे, मेरा भारी नुकसान हो गया। तो मैंने इस बार न्यूज़ पेपर में एक आर्टिकल निकलवा दिया, जगह जगह एडवर्टीजमेंट करा दी कि सच सच कंपनी, इस कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, इसलिए इस बार तो इसका प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा। नाउ टेल मी कि अब 12,000 का था, मैंने इसको 14,000 का बेचा, तो भी तो पीपल इसको परचेज करेंगे ना। क्यों परचेज करेंगे? बिकॉज आई एम हैविंग द मोनोप्ली ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दिस डिजिटल पेन इन इंडिया। कोई और है नहीं मैन्युफैक्चरर। तो मोनोप्ली में क्या होता है कि प्राइस जो होता है वो क्वांटिटी से डिटरमाइन होता है। कितना क्वांटिटी बचा है, अगर कुछ खराब हो गया, कुछ सड़ गया या कुछ कोई भी चीज हो गया तो प्राइस बढ़ जाएगा। कभी एक्स्ट्रा बन जाता है तो प्राइस कम भी कर सकते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो मोनोप्ली में प्राइस डिपेंड करता है क्वांटिटी पे, क्योंकि जो भी हमारा खर्चा लगा है, जो भी हमें सैलरी वैलरी देनी है, जो भी प्रॉफिट मार्जिन रखा हुआ है, वो सब जिस प्राइस पे जाकर के होगा हम उसी प्राइस को फिक्स करेंगे, क्योंकि मेरे ऊपर कोई है नहीं रोकने वाला, या मेरे साथ कोई कंपटीशन नहीं कर रहा है प्राइस का। मोनोप्ली में प्राइस डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी, ये सबसे बड़ा फैक्टर आप अपने दिमाग में सेट कर लो। प्राइस डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी, तो प्राइस विल बी फंक्शन ऑफ क्वांटिटी। अब आ जाओ कॉम्पिटिटिव में। अब कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल में सिर्फ मेरी ही फैक्ट्री नहीं है डिजिटल पेन की इंडिया में, ऐसे 500 फैक्ट्री हैं इंडिया में, 500 फैक्ट्री ऑल ओवर इंडिया में। अब मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मैंने नोटिस निकाल दिया कि इस कंपनी की फैक्ट्री में आग लग गई है, तो ये कंपनी अब 12,000 का पेन 14,000 में बेचेगी। क्या कोई मेरे से परचेज करेगा? क्यों? क्योंकि दिस पेन इज स्टिल अवेलेबल एट द सेम प्राइस ऑफ 12,000 बाय अदर फैक्ट्री और बाय अदर मैन्युफैक्चरर। तो कॉम्पिटिटिव में आप प्राइस बढ़ा नहीं सकते। प्राइस डज नॉट डिपेंड अपॉन क्वांटिटी, प्राइस इज रादर फिक्स्ड। प्राइस क्या होगा? फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट। तो ये कॉम्पिटिटिव में प्राइस फिक्स्ड होता है। तो अगर इसी क्वेश्चन में या किसी क्वेश्चन में दे देता है प्राइस ऑफ कम्युनिटीज ₹5 $5, तो समझ जाना वो किस टाइप का मार्केट है, कॉम्पिटिटिव है। लेकिन अभी जो फिलहाल हमें दिया हुआ इस वाले एग्जाम्पल में, ये क्या बता रहा है, विच टाइप ऑफ फॉर्म इट इज? बताओ, प्राइस किस पे डिपेंड कर रहा है? क्वांटिटी पे।
जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी प्राइस क्या होगी, कम होगी, और जैसे जैसे क्वांटिटी कम होगी प्राइस विल इंक्रीज. तो प्राइस हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन क्वांटिटी या क्वांटिटी हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन प्राइस. तो ये किस में होता है, मोनोपोली में होता है. तो यू जस्ट राइट डाउन सिंस प्राइस डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी so firm is monopoly. So firm is monopoly. अब ध्यान से सुनो. रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू फर्स्ट पार्ट में रेवेन्यू निकालने को कहा है ना. व्हाट इज रेवेन्यू. आपने अगर इसका मान लो एक पेन का कॉस्ट है 10 रुपीज, मार्केट में जाते हो और आपने 5 पेन परचेज किए. व्हाट विल बी रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल दिस 5 पेन्स. कितना रेवेन्यू आप दे रहे हो दुकानदार को, 50. सुनो, एक पेन का दाम अगर 10 रुपये है, आपने 5 पेन अगर परचेज किए तो आपने 50 रुपीज दिया शॉपकीपर को. तो शॉपकीपर्स रेवेन्यू इज ₹50. दैट्स नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि पेन को परचेज भी तो किया होगा किसी प्राइस पे. मान लो अगर 7 के हिसाब से परचेज किया तो भी एक पेन पे 3 रुपये बचते हैं और 5 पेन पे इसका प्रॉफिट हो जाएगा 15. तो सारी बात इसी बेसिक नॉलेज में ही छुपी हुई है. तो रेवेन्यू विल बी इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी. ये आपको याद रखना है. और क्वेश्चन में जाकर के ढूंढो, कहीं ना कहीं प्राइस का कोई एक्सप्रेशन दिया होगा या वैल्यू दे रखी होगी. तो प्राइस इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू, और साफ साफ इन्होंने क्यू फॉर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर दिया हुआ, तो इनटू क्यू कर देंगे. रेवेन्यू इज इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वायर. दैट्स इट. ये फर्स्ट पार्ट हो गया रेवेन्यू फंक्शन. क्लियर बच्चे रेवेन्यू फंक्शन तक. अब सेकेंड पार्ट देखो, पाई एक्स. सेकेंड पार्ट में है पाई एक्स. पाई एक्स रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट. पाई एक्स रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट. तो पाई एक्स विल बी इक्वल टू revenue minus cost. Revenue is AQ minus BQ square minus what is our cost function? Where is this? This is the cost function. We got it, alpha Q plus beta Q square. So write down alpha Q beta Q square. अब देखो तो माइनस बी प्लस बीटा क्यू स्क्वायर, मैंने इन दोनों को एक साथ कर दिया, और Q का कोफिशिएंट है तो A माइनस एल्फा इंटू क्यू. ये आ गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन. सो सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो डन. सेकेंड पार्ट में सिर्फ प्रॉफिट पूछा है. अब थर्ड पार्ट में उसको मैक्सिमाइज करने के लिए बोल रहे हैं. सेकेंड पार्ट में मैक्सिमाइज मत करना, अब थर्ड पार्ट का नंबरिंग दे करके स्टार्ट करेंगे. नाउ बी केयरफुल, अब हमें मैक्सिमाइज करना है. तो पाई एक्स is equal to minus b plus beta q square प्लस a माइनस अल्फा इंटू क्यू. ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है. क्वाड्रेटिक फंक्शन का आज ही हमने सीखा है नया वाला मेथड विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन. तो यहाँ क्या लेंगे कॉमन, हाँ क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस बी प्लस बीटा. इस पूरे ही एक्सप्रेशन को बाहर ले लेंगे, माइनस बी प्लस बीटा. देखो अंदर में क्या सीन होने वाला है, क्यू स्क्वायर ये प्लस बन जाएगा माइनस, और फिर b प्लस बीटा कहाँ आ जाएगा, नीचे इंटू क्यू. दिस विल बी माइनस b प्लस बीटा, दिस विल बी क्यू स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अब 2 से डिवाइड भी कर दिया. अब 2 को छोड़ दो, q को छोड़ दो, बचता है क्या, ये पूरी चीज. तो इस पूरी चीज का स्क्वायर हम लोग एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो a माइनस अल्फा बाई 2 b प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस a माइनस अल्फा बाई 2 b प्लस बीटा का होल स्क्वायर. और हमारे पास है क्या, अभी ब्रैकेट के अंदर ही चल रहे हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द ब्रैकेट्स. अब है ये वाला टर्म यूज कर लिया ना हमने, हाँ अब कोई कांस्टेंट तो है नहीं, बस यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर दो. नाउ दिस इज माइनस
बी प्लस बीटा, बी प्लस बीटा, एंड ये तीन टर्म मिलकर के क्या हो गए? क्यू माइनस ए माइनस एल्फा बाई टू बी प्लस बीटा होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस, बी प्लस बीटा ए माइनस एल्फा का होल स्क्वायर बाई 4 बी प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इससे एक से एक कैंसिल, ठीक है। माइनस बी प्लस बीटा, बहुत आराम आराम से करने की जरूरत है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्यू माइनस ए माइनस एल्फा बाई टू बी प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया? ए माइनस एल्फा का होल स्क्वायर बाई 4 बी प्लस बीटा। ये आ गई हमारी पाई एक्स की वैल्यू। अब बच्चे जरा देखना, तो बच्चे ये आ गया ए माइनस एल्फा का होल स्क्वायर 4 अपॉन बी प्लस बीटा। अब मुझे बताओ व्हाट आर साइन ऑफ बी एंड बीटा, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। देखो तो, ये रहा, देखो बी भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव, तो लिखेंगे सिंस b is greater than equal to 0 and beta is greater than 0, so b plus beta is greater than 0। उस केस में then maximum exist, क्योंकि कोफिशिएंट ही क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, एंड मैक्सिमम पाई एक्स कितना हो जाएगा? दिस होल क्वांटिटी हैज टू बी 0 फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पाई एक्स, क्योंकि इसी के बाहर में लगा हुआ है माइनस, और मैक्सिमम वैल्यू बच जाएगी ये कांस्टेंट ए माइनस एल्फा का होल स्क्वायर बाई 4 बी प्लस बीटा, और किस पे? एट क्यू इज इक्वल टू ए माइनस एल्फा बाई टू बी प्लस बीटा। तो ये हो गया हमारा क्यू ऑप्टिमम लेवल, जिस पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा इतना। इसको अंडरलाइन कर देते, मतलब कलर कर देते, क्योंकि इसको कंपेयर करना होगा दूसरे केस से। आगे के कुछ पार्ट्स में कंपैरिजन करना होगा तो ढूंढने में आसानी होगी। ये किसका है? मोनोप्ली का है। ये किसका है? मोनोप्ली का है। अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे पाई एम लगा सकते हो, क्यू एम लगा सकते हो। मोनोप्ली का मैक्सिमम है ये। नेक्स्ट पार्ट में क्या था? मैक्सिमाइज पाई एक्स तो हमने कर लिया। इफ ए इज लेस देन इक्वल टू अल्फा तब क्या होगा? ये यही है ना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, ध्यान से देखें, देन ए माइनस अल्फा विल बी लेस देन इक्वल टू 0। अल्फा को इस साइड लेकर के आओगे तो ए माइनस अल्फा क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 0, है ना। उस केस में कोई एक चीज हमारी डिस्टर्ब हो रही है। किसी को कोई आइडिया? स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? ए माइनस अल्फा कहाँ कहाँ है? जितना स्क्रीन अभी डिस्प्ले हो रहा है उसी में आंसर छुपा हुआ है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ए माइनस अल्फा नेगेटिव हो जाए? क्यों? हाँ, सुनो, क्योंकि क्वांटिटी में छुपा हुआ है ये वाला क्वांटिटी, मतलब ए माइनस अल्फा। तो देन क्यू एम मोनोप्ली का जो ऑप्टिमम क्वांटिटी है वो होने लगेगा लेस देन इक्वल टू 0, विच हैज नो इकोनॉमिक सेंस, क्योंकि कभी भी क्वांटिटी तो नेगेटिव आज तक हम लोगों ने सुना नहीं है। तो विच हैज नो इकोनॉमिक सेंस। सो इस केस में क्या हो जाना चाहिए? तो in this case we should stop production, stop business या प्रोडक्शन जो भी है, नहीं करेंगे प्रोडक्शन। दैट इज कॉल्ड शट डाउन पॉइंट।
शट डाउन पॉइंट। तो ये शट डाउन का पॉइंट आ गया बिजनेस में। जब कोई इकोनॉमिक चीज़ों को अगर अगेंस्ट में लॉ के जा रहा है तो फिर वो नहीं करना चाहिए हमें, तो ये शट डाउन पॉइंट का बिजनेस पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, शट डाउन का पॉइंट आ जाएगा। क्लियर बच्चे? अब ध्यान से देखें फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है इफ बी इज इक्वल टू 0 एंड पी इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। शुरुआत से देखो b इज इक्वल टू 0 होगा तो कहाँ कहाँ फर्क आएगा शुरुआत से। यहाँ देखो अभी जिसको हम शेड कर रहे हैं ब्लू से, ये देखो यहाँ है b। कॉस्ट में तो b नहीं है, अल्फा और बीटा है। प्राइस में b जरूर है। b इन्होंने कहा है कि 0 हो जाएगा, तो फिर p क्या होगा बताओ जरा। अगर b 0 हो जाएगा तो p क्या होगा, किसी को कोई आइडिया? a, एंड व्हाट इज a? कांस्टेंट। तो अब बताओ कि पहले जो था प्राइस वो क्वांटिटी का फंक्शन था, अब जो है प्राइस वो क्या है, कांस्टेंट हो गया, क्वांटिटी का फंक्शन नहीं है। तो मार्केट किधर से किधर की तरफ शिफ्ट हुआ है? यस, द मार्केट हैज शिफ्टेड फ्रॉम मोनोपोली टू कॉम्पिटिटिव। तो लिखेंगे B 0 हो गया, इफ B इज इक्वल टू 0 देन हमारा जो प्राइस का फंक्शन था क्या था, A माइनस बी क्यू। प्राइस विल बी इक्वल टू A क्योंकि B हो गया 0। देन मार्केट बिकम्स कॉम्पिटिटिव, मार्केट बिकम्स कॉम्पिटिटिव। तो अब हम लोग सब कुछ अगर इसी में B 0 कर दें तो हर चीज़ किसके लिए आ जाएगा, कॉम्पिटिटिव के लिए आ जाएगा। हर चीज़ बोले तो क्या क्या चीज़ें आएंगी कॉम्पिटिटिव के लिए, क्या क्या चीज़ें आएंगी कॉम्पिटिटिव के लिए? तो वही मैक्सिमम प्रॉफिट, प्रॉफिट में भी डाल दो ना, B इज इक्वल टू 0 डाल दो। थोड़ा सा छोटा स्क्रीन कर देते हैं, देख करके कॉपी करना है मुझे। मैक्सिमम पाई, अब पाई को लिख दो कॉम्पिटिटिव का है, इज इक्वल टू A माइनस एल्फा होल स्क्वायर अपॉन में 4। B तो 0 हो गया, बीटा एट Q कॉम्पिटिटिव इज इक्वल टू A माइनस एल्फा बाई 2। B तो 0 हो गया, बीटा। ठीक है, एक और कर सकते हो, एक और एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही बस एक हो। अब जरा ध्यान दो, A इज इक्वल टू पी भी है ना, तो अगर हमें प्रॉफिट फंक्शन बनाना हो P का फंक्शन तो हम P माइनस एल्फा का होल स्क्वायर बाई 4 बीटा भी पुट कर सकते हैं, और एट क्वांटिटी फॉर कॉम्पिटिटिव इज इक्वल टू A की जगह पे P माइनस एल्फा बाई 2 बीटा भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही एक्सप्रेशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल, this is also applicable, and this is for quantity at competitive market for optimum level, that means maximum profit। तो ये ऐसा क्वांटिटी लेवल है जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट देगा हमें किसके अंदर, कॉम्पिटिटिव के अंदर, और ये है मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो जब जो चीज़ गिवन होगा उसके हिसाब से हम लोग अपना उसमें पुट कर देंगे। समझ में आ गई बात? अब इन्होंने बोला है b इज इक्वल टू 0, ये फिफ्थ पार्ट था हमारा। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट क्या है, इंक्रीज हो गया, ये आप कैसे कह सकते हो? हाँ ठीक है, बी कम हो गया तो आप कह रहे हो, हाँ ठीक है, बी कुछ ना कुछ तो रहा होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, प्रॉफिट इंक्रीज कर जाएगा पहले से, और क्वांटिटी लेवल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कम ही क्वांटिटी लेवल पे अब ज़्यादा प्रॉफिट होने लगेगा हमें। अब देखो, इफ b इज इक्वल टू 0 एंड p इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। b इज इक्वल टू 0 तो भी जस्ट हमने फिफ्थ सिचुएशन में देखा है कि मार्केट बिकम्स कॉम्पिटिटिव, तो मार्केट बिकम्स, इस केस में अभी तो हम लोगों ने जस्ट सॉल्व किया है, यही वाले रिजल्ट को लिख देंगे। मैक्सिमम पाई सी इज इक्वल टू पी माइनस एल्फा का होल स्क्वायर बाई 4 बीटा
at QC is equal to P minus alpha by 2 beta. Now, since P is less than equal to alpha, then P minus alpha will be less than equal to 0. फिर से वही सिचुएशन एक बार और. अगर ये नेगेटिव होने लगा देन क्या हो जाएगा जल्दी बताओ. QC becomes नेगेटिव, और QC नेगेटिव तो नो इकोनॉमिक सेंस, नो इकोनॉमिक. हाँ, तो फिर से शट डाउन पॉइंट आ गया, लेकिन इस बार किसके अंदर आया है, कॉम्पिटिटिव के अंदर. शट डाउन पॉइंट किसके अंदर, इन कॉम्पिटिटिव मार्केट. ये हो गया हमारा 6th पार्ट. अब 7th पार्ट, इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम में बच्चे आपको पता है डिमांड इज इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई. यही करते हैं ना इक्विलिब्रियम. यहां पर लेकिन कुछ अलग चीज है. हमारा जो ये था P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू. अच्छा, डिमांड फंक्शन में क्या होता है, प्राइस क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी प्राइस क्या होगा, कम, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम. तो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है. यहां भी कुछ वैसा ही हो रहा है, यहां भी कुछ वैसा ही हो रहा है. तो दिस इज डिमांड फंक्शन, लेकिन मोनोप्ली के अंदर में ये आया था हमारे पास. अच्छा, इसका, ये प्राइस का Q इज इक्वल टू P माइनस अल्फा बाई 2 बीटा. Q इज इक्वल टू P माइनस अल्फा बाई 2 बीटा. देखना, P माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा इंटू Q. तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू Q. अब मुझे आप बताएं कि वेदर देर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, और नेगेटिव रिलेशनशिप क्या है, पॉजिटिव. क्यों, क्योंकि बीटा हमें पॉजिटिव दिया हुआ है. और प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जब पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है देन इट इज व्हाट, इट इज लाइक सप्लाई कर्व. और जब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इट इज लाइक डिमांड कर्व. एट इक्विलिब्रियम अब हम लोग दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे. तो P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू. P इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा Q. दोनों को हम लोग इक्वेट कर देंगे इक्विलिब्रियम के लिए. तो A माइनस बी क्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा Q. क्वांटिटी चाहिए बच्चे इक्विलिब्रियम वाली, तो कैसे, सारे Q को एक साइड ले जाना पड़ेगा ना. तो A माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा प्लस B इंटू Q. ये लो, आ गई Q की वैल्यू. Q कितना आ गया, A माइनस अल्फा बाई 2 बीटा प्लस B. दिस इज नॉट सिंपल Q. ये कैसी क्वांटिटी है, इक्विलिब्रियम की है. तो छोटा सा ई सबस्क्रिप्ट जैसा बगल में नीचे लिख देंगे ताकि पहचान हो जाए कि ये कौन सी क्वांटिटी है. दिस इज द क्वांटिटी फॉर इक्विलिब्रियम. ठीक है, चलो क्वांटिटी फॉर इक्विलिब्रियम आ गया. अब अगर प्राइस चाहिए तो प्राइस इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा Q में पुट कर सकते हो. अब देखो, प्राइस इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा Q. 2 बीटा Q की जगह पे डालेंगे A माइनस अल्फा बाई 2 बीटा प्लस B. P इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2 बीटा. अच्छा, इसका एलसीएम ले लो. ये आ जाएगा 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बी प्लस 2A बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा. नीचे में आ गया 2 बीटा प्लस B. तो 2 अल्फा बीटा कैंसिल. प्राइस क्या आ गया, अल्फा B प्लस 2A बीटा अपॉन में 2 बीटा प्लस B. This is not simple price but this is equilibrium price.
समझ में आ रही है बात? तो देखो, आप भले ही कर रहे हो डेरिवेशन जिसमें कहीं भी कोई नंबर नहीं है, अल्फा बीटा ए बी यही सब है ना, क्यू पी, लेकिन आपको स्टेप्स पे फोकस करना है। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इको ऑनर्स आपको स्टेप्स पे फोकस करना है, क्योंकि यही सारे स्टेप्स आपको किसी भी क्वेश्चन में फॉलो करने होंगे। बस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इतने बड़े बड़े टर्म्स हमें कैरी ऑन नहीं करने पड़ेंगे, वो सब बीच बीच में ही सॉल्व होकर के छोटा होता चलेगा। तो ये आ गया पीई, लेकिन स्टेप्स यही सारे करने हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी आ गई और इक्विलिब्रियम की प्राइस आ गई। अब लास्ट पार्ट है इसका बच्चा, इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन का क्या फर्क पड़ेगा, ध्यान से सुने। हमें जो टैक्स पढ़ना है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सेल्स टैक्स और एक होता है एक्साइज टैक्स। एक्साइज टैक्स जो है वो पर यूनिट लगता है। ये क्या लगता है, पर यूनिट, यानी टी पर यूनिट। सेल्स टैक्स क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू, यहां पर टी परसेंटेज हो जाएगा, एट द रेट ऑफ टी परसेंट, यहां पर टी पर आइटम, पर यूनिट। अब देखो जरा, कैपिटल टी बी द टैक्सेबल अमाउंट, लेट कैपिटल डी बी द टोटल टैक्स। तो मुझे बताओ, एक्साइज टैक्स में कैपिटल टी क्या हो जाएगा, टी इंटू क्यू। टैक्स में, एक्साइज टैक्स में आप कितना टोटल टैक्स पे करोगे भाई, जितना क्वांटिटी होगा उसी पे टैक्स पे करोगे ना। सेल्स टैक्स में कितना टैक्स पे करोगे आप, जो रेवेन्यू होगा उस पे अप्लाई होता है टी परसेंट, यानी टी परसेंट ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, क्यू अगर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्यू ही हर जगह रखेंगे, एक्स भी होता है क्वांटिटी के लिए, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग क्यू यूज कर रहे हैं। यानी जो भी रेवेन्यू है उसका टी परसेंट निकाल देंगे, दैट विल बी टोटल टैक्स पेड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक स्टोरी, जैसे आप पेन वगैरह पे देखते हो, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, पेन पे आप एक पेन लो या 10 पेन लो, टैक्स वही रहेगा। छोटे छोटे आर्टिकल्स, इन सब पे क्या होता है, जो सस्ते आर्टिकल्स होते हैं, जो कंज्यूमर के लायक होते हैं, उन सब पे एक्साइज टैक्स लगता है। एक्साइज टैक्स में होता है कि आप 10 पेन खरीदो या 5 पेन खरीदो, वही टैक्स रहेगा। सेल्स टैक्स में क्या होता है, बच्चे जैसे गोल्ड वगैरह हो गया या ये सब हो गया, इन सब पे देखना रेवेन्यू कलेक्शन कितना होता है, उसके हिसाब से उन्हें टैक्स पे करना पड़ता है। इसलिए आप जब फ्रिज खरीदने जाते हो, एसी खरीदने जाते हो, तो आपको ऑफर देते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं ना फ्रेंडशिप में, तू देख मेरे से पक्का बिल मत बनवा, कच्चा बिल ले ले, ले जा। क्यों भैया, उन्होंने टैक्स पे नहीं किया क्या जब वो लाए थे एसी और फ्रिज, तो वो उसका रेवेन्यू शो ही नहीं करेंगे गवर्नमेंट के नज़र में। वो अपने जो उनका परमानेंट जो होता है कैश मेमो रजिस्टर, उसमें शो ही नहीं करेंगे कि ऐसा कोई फ्रिज सेल हुआ है। अंदर ही अंदर ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगा उसका। जब उसका रेवेन्यू गवर्नमेंट की नज़र में नहीं आएगा तो उसका टैक्स भी नहीं पे करना पड़ेगा। अब उस टैक्स में थोड़ा कस्टमर अपने फ्रेंड कस्टमर को भी दे दिया और खुद भी उठा लिया। ऐसे ऑफर आपके पास आते होंगे फ्रेंडशिप में, जो भी होता है जान पहचान में, वो लोग कहते होंगे कि देख पक्का बिल मत बनवा, टैक्स में थोड़ा सा छूट मिल जाएगा, तो वो यही बात होती है। तो कुछ टैक्स जो है वो सेल्स कितने की हुई है उस पे लगेगा। अगर आपने 1000 एसी मंगवाए और सारे एसी में से कुछ नहीं बिका तो आपका टैक्स जीरो है, टैक्स जीरो है। जिस दिन बिकेगा उसके हिसाब से उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन आपने अगर 1000 पेन मंगवा लिए, नहीं बिका तो भी आपने तो टैक्स पे कर ही दिया है पहले बच्चे, अब आपको बेचना ही पड़ेगा, नहीं बेचोगे तो आपका टैक्स भी नुकसान गया। तो इन एनी केस, चाहे आपका एक्साइज टैक्स हो या सेल्स टैक्स हो, टैक्स का इफेक्ट प्रॉफिट पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव होगा। ये आपके प्रॉफिट को थोड़ा कम कर देगा। तो कहते हैं ना टैक्स वैक्स पे करने के बाद इतना ही प्रॉफिट बच रहा है, तो वही बात, तो ध्यान से सुनो। न्यू प्रॉफिट फंक्शन, ये किसके लिए हम लोग यूज करेंगे, न्यू प्रॉफिट फंक्शन के लिए, पाइन। तो जो ओल्ड प्रॉफिट फंक्शन होता है
ओल्ड प्रॉफिट फंक्शन, उसमें से हम टैक्स को माइनस कर देते हैं, यानी एक्साइज टैक्स में हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट जो भी होगा माइनस टी इंटू क्यू, और इधर हो जाएगा न्यू प्रॉफिट फंक्शन इज इक्वल टू ओल्ड पाई माइनस T% ऑफ रेवेन्यू। उसके बाद से फिर वही सब कुछ है, मैक्सिमाइज करना है सेम वे, मैक्सिमाइज सेम, मैक्सिमाइज सेम मेथड है, वही क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन हमें करना है इस चैप्टर में। समझ में आ गई बच्चे बात? तो ये टोटल 8 पॉइंट्स हैं जो कि आपको कवर करने हैं, किसमें? मोनोपोली वाले एग्जाम्पल में। तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है और पूरे टॉपिक को पढ़ करके आना है आपको। अब इसके ऊपर ना एक एग्जाम्पल है कोकोआ वाला, आपके बुक में एक ही क्वेश्चन ही होगा, कोकोआ शिपिंग फर्म हैज ओनली 2 सोर्स इन गाना गाना वगैरह, ये सब करके होगा, एक ही क्वेश्चन ही है। उस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है, ठीक है? उस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। अभी फिलहाल हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं। होमवर्क में आपको दे रहे हैं, पेज नंबर नहीं याद है, किसी के सामने है रीडिंग तो बताना। कोकोआ शिपिंग फॉर्म वाला जो एक एग्जाम्पल है, 99 है, पेज नंबर 99, तो खुद से ट्राई करके लाना है, शिपिंग फॉर्म डैश डैश डैश, क्योंकि ये नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में पहले इसको डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये होमवर्क है। और अभी एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं कि कॉस्ट, किसी फॉर्म का कॉस्ट है 400 प्लस हाफ x/50 का होल स्क्वायर। लैंग्वेज कुछ और होगा, मैंने कहीं से क्वेश्चन ले लिया है, तो सिर्फ डेटा कवर अप कर रहे हैं। ये कॉस्ट है, रेवेन्यू, अच्छा प्राइस, कॉस्ट गिवन है, प्राइस हमें दिया हुआ है इज ₹4। फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है फाइंड मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू, या मैक्सिमम टैक्स रेवेन्यू नहीं, फाइंड टैक्स रेवेन्यू इफ टैक्स इज 50 पैसे पर यूनिट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करेंगे, उसके साथ आज की क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और कोकोआ वाले से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपने क्लास को। उसके बाद से क्यूबिक फंक्शन, जनरल पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री, इंटीजर रूट फंक्शन और वगैरह वगैरह, रिमाइंडर थ्योरम, कॉन्सेप्ट्स, मतलब चैप्टर 3 जो है दो दो क्लास का है, हार्डली 3 क्लास का है, 3 क्लास से ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लगता इसमें, मेनली टाइम आपके कॉन्सेप्ट्स और असाइनमेंट पे लगते हैं, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन करें, नाउ बी रेडी। कॉस्ट फंक्शन तो है हमारे पास 400 प्लस 1/2 x/50 का होल स्क्वायर, प्राइस इज 4, तो रेवेन्यू कितना हो गया 4x। मुझे बताओ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो प्रॉफिट इज 4x माइनस 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, 25 टू जा 50 और डबल 0, ये बन गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन। अब देखो प्रॉफिट फंक्शन के लिए -1/5000 को बाहर ले लो, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही है यही, -1/5000। वैसे एग्जाम में आएगा ना, अगर ये क्वेश्चन नहीं लिखा होगा क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन तो आप डेरिवेशन से ही कर लेना, डिफरेंशिएशन से इजी हो जाएगा, और अगर लिखा रहेगा डू नॉट यूज डिफरेंशिएशन तब आपको ये वाला मेथड करना होगा। एक्स स्क्वायर, अब मैंने अगर -5000 से डिवाइड किया है तो -5000 से बाकियों को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा
-5 हो जाए 20, 1 2 3 x, फिर 5000 से इसको करेंगे तो 5 4 जा 20 और माइनस माइनस प्लस हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये देखना -1/5000 ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर, -2 इंटू 10,000 इंटू एक्स, 10,000 का स्क्वायर, 10,000 का स्क्वायर प्लस 3 1 2 3, ये हो गया -1/5000। ये इतना, ये 3 टर्म का कितना हो गया जल्दी बताओ। एक्स 10,000 का, और इसका देख रहे हो कितना पेशेंस मुझे रखना पड़ रहा है, ऐसे ही आपको भी पेशेंस बना करके रखना है। -1/5000 और ये कितना हो गया 1 2 3 4 4 4 8 हो गया। करो तो जरा रफ में 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में, और है 2 1 2 3 4 5 6, कौन सी वैल्यू बढ़ी है 1 2 3 4 7 8 2 3 4 5 6 7, तो वो 8 है, तो मान लो 100 और 20, तो माइनस क्या हो जाएगा 80, 20 चला गया तो 80 बचा 1 1 2 3 4 5 3 4 5, ठीक है। तो ये आ गया -80 1 2 3 4 5, माइनस माइनस कैंसिल, 3 0 3 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करोगे तो 5 16 1600 आ गया। कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं नहीं। तो ये तो कैंसिल हो चुका है, तो ये आ गया -1/5000 x -10,000 का स्क्वायर प्लस 1600, ये आ गई पाई एक्स की वैल्यू। अब देखे जरा बच्चे, इस पाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी या मिनिमम वैल्यू होगी, ये तो नेगेटिव है ना, तो मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम पाई एक्स कितना आ गया 1600, किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। उधर 19600 है, लोगों का 1600 आया, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या कैलकुलेशन में। बाकी कोई सॉल्व किए हो खुद से, स्क्वायर किया 2 इंटू दिस इंटू एक्स, ठीक है, 10,000 का स्क्वायर माइनस 10,000 का स्क्वायर 1000 तो 100 में से 2 जाएगा, ठीक है, ये तो सही है ना, 2 जाएगा तो कितना बचेगा 20 जाएगा, तो 100 में से 10 में से 2 जाएगा। एक मिनट रुक जा बच्चे, 1, हाँ अच्छा, हाँ देखो ना 4040, और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और फिर यहाँ पर है 2, तो 100 में से 2 जाएगा तो 98 बचेगा बच्चे, इसको सही कर लो, ये आ जाएगा 98, 100 में से 2 गया 1 2 3 4 5 6, 98 के बाद 1 2 3 4 5 6, अब 5000 से इसको डिवाइड कर दो, पहले तो 3 जीरो काट दिया मैंने, और 98,000 को 5 से डिवाइड करना है, 98,000 को डिवाइड करना है किससे 5 से, ये आ गया 196, ठीक है, तो इसलिए ये आ रहा है 19,600 एट एक्स इज इक्वल टू 10,000। तो ये मैक्सिमम प्रॉफिट वाला पार्ट तो हो गया, अब हमें करना है टैक्स रेवेन्यू निकालने वाला पार्ट। टैक्स के लिए देखो जरा, टैक्स जो लग रहा है वो 50 पैसे पर यूनिट लग रहा है, और हम लोग सब कुछ किस में निकाल रहे हैं, रुपीज में निकाल रहे हैं ना,
यानी टैक्स जो है वो 0.5 रुपीज़ पर यूनिट लग रहा है। तो टोटल टैक्स अगर हम टी ले लें तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इंटू एक्स ले रहे हैं ना, तो एक्स, तो कैपिटल टी विल बी इक्वल टू 0.5 इंटू एक्स। तो न्यू प्रॉफिट फंक्शन विल बी इक्वल टू, न्यू प्रॉफिट फंक्शन क्या हो जाएगा, जो पुराना वाला प्रॉफिट फंक्शन था ना, सी ये था ना हमारा पुराना वाला प्रॉफिट फंक्शन, इसी में बस हम -0.5 इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है, तो 4x माइनस 400, जस्ट अ मिनट, 4x माइनस 400 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5000 माइनस 0.5 इंटू एक्स कर देंगे। तो प्रॉफिट फंक्शन न्यू आ जाएगा 4 माइनस दिस, तो 3.5x माइनस 400 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 5000। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन करके हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा, क्वाड्रेटिक ऑप्टिमाइजेशन में फिर से उतना टाइम लगेगा। तो बच्चे अभी हम फिलहाल किससे कर दे रहे हैं, डिफ्रेंसिएशन से कर दे रहे हैं साइड में, मुझे तो बस पता लगाने से मतलब है ना। तो पाई एंड डैश एक्स इज इक्वल टू 0, 3.5 माइनस 2x बाई 5000 इक्वल टू 0, 2 से गया 2500, x इज इक्वल टू 3.5 इंटू 2500, 3.5 इंटू 2500 कितना आ गया, 3.5 इंटू 2500 इक्वल टू 8750। तो बच्चे मिल गया हमें। अब x जो है 10,000 के बजाय 8750 आ गया, और मैक्सिमम पाई कितना आ गया, डाल सकते हैं हम लोग 3.5 इंटू, इसी में पुट कर दे रहे हैं 8750 को, इस पूरे एक्सप्रेशन में। मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, पुट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, क्वांटिटी की, सिर्फ क्वांटिटी की ज़रूरत थी। अब देखो ज़रा, कैपिटल टी कितना था, कैपिटल टी था 0.5 इंटू एक्स, तो यह आ जाएगा 8750 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो 8750 इंटू 0.5, दैट इज कैपिटल टी हम लोग पे करेंगे 4375। अब बात आती है कि हम लोग कैपिटल टी के लिए इससे क्यों मल्टीप्लाई करें, ये तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए था, ये तो मैक्सिमम प्रॉफिट वाला था। मैक्सिमम प्रॉफिट वाले क्वांटिटी को हम लोग क्यों टैक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू भी गवर्नमेंट क्या चाहता है कि मैक्सिमम हो। तो जिस क्वांटिटी पे आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा होगा उसी पे टैक्स कैलकुलेशन होगा। समझो जरा इस बात को बच्चे। आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं। सीपी पे एक जो भले पापड़ी वगैरह चाट नहीं बेचते, अब जो दिल्ली में रहते होंगे उन्हें तो पता होगा, जो बाहर रहते होंगे उन्हें पता होगा, पानी पूरी वगैरह जो भी आप समझ लो, एक चाट का एक ठेला लगा करके रेडी जिसको कहते हैं, सीपी पे बेचता था। अब क्या कोई उससे इमेजिन कर सकता है कि इससे भी टैक्स लेना चाहिए, गरीब इंसान है बेचारा, ठेला चला करके अपना पेट पाल रहा है, अपने परिवार का पेट पाल रहा है, लोग का उस पर नजर तो जाएगा नहीं। वो पर प्लेट लेता था, इससे आपको याद रहे, ये सच्ची घटना है, भले ही फिगर बदल जाए लेकिन इंसिडेंट सही है। पर प्लेट आज के हिसाब से अगर लगा दे तो पर प्लेट लेता था वो 80 रुपीज, चलो 100 रुपीज ले लिया, तो भी सीपी पे लोग बड़े मजे से खाते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट है कि कुछ भूखे सब घूमते रहते हैं, 50 रुपये का जो मिल जाए, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली सब बड़े मजे से खाते हैं, बहुत बिकता है इन लोगों का। अब एक टैक्स का जो ऑफिसर था, सिविल ड्रेस में उसको फॉलो करना शुरू किया, उसका कहीं से कंप्लेन आया कि बहुत कमाता है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिया है, लोगों की नज़र में अड़ोसी पड़ोसी ये तो कंप्लेन कर ही देते हैं ना टैक्स वाले डिपार्टमेंट को। वहां से आया ऑफिशियल, वो रोज उसके पास आता था, बहाने से एक एक प्लेट खाता था और आधे आधे घंटे तक खड़े होकर के बातें चीतें करता था, उसे फ्रेंडशिप बढ़ा ली थी। ऐसा करते हैं टैक्स वाले, आपको पता नहीं चलता, बातचीत बढ़ा लिया। अब वो देखता था, ऑब्जर्व उसने क्या किया कि मंडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा सेल होता है, क्योंकि छुट्टी के बाद खुला रहता है फर्स्ट डे, काफ़ी लोग का जो पेंडिंग वर्क रहता है मंडे को करते हैं, मंडे को बहुत ज़्यादा उसके प्लेट्स बिकते हैं।
मंडे को वो 1200 प्लेट एक दिन में बेच देता है, और बाकी दिन में 900 950 ऐसे उसके प्लेट बिकते हैं, लेस देन 1000 बिकते हैं, लेकिन मंडे को 1200 प्लेट बिकते हैं। अब आप बताओ कि वो एक दिन में कितना कमाता है। 1200 इंटू 100, 1 2 and 4 times 0, यूनिट, टेंस, 1000, 10,000, lakh, 1 lakh, मतलब 20,000, 1,20,000 एक दिन का उसका रेवेन्यू है। सोचो, जिसको इस सैलरी मिलती है पढ़े लिखे लोगों को, उसको एक दिन में 1,20,000 का उसका ऐसे ही सेल हो जाता है। ठीक है, कटेगा, अभी बहुत कुछ कटेगा, कॉस्ट वॉस्ट ये सब, लेकिन उसको रेंट तो नहीं पे करना, किसी का बिल तो पे नहीं करना, गवर्नमेंट को टैक्स तो नहीं देना, सारा का सारा उसका बच रहा है। ठीक है, और किसी को कुछ सैलरी वगैरह भी पे नहीं करना, कुछ नहीं। तो पता है इनकम टैक्स वालों ने क्या किया, अगले मंडे को रेड मारा उसके यहाँ, ना ट्यूसडे को रेड मारा, ना वेडनेसडे को, किसी दिन नहीं, क्योंकि वो फॉलो कर रहा था कुछ दिनों से, उसे आइडिया लग गया था कि मंडे को ही सबसे ज्यादा बिकता है। अब अगर उससे ऐठना है पैसे टैक्स डिपार्टमेंट को, तो वो उसी दिन आएगा जिस दिन उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल होता है। मंडे को आया, मंडे को बोला कि तुम्हें टैक्स देना पड़ जाएगा। अब वो तो परेशान, सर जी मैं कहाँ से टैक्स दूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ। उसका रेट लिस्ट देखा, एक प्लेट का 100 रुपीज़। अब वो बोला कि मेरे तो ज़्यादा प्लेट बिकते नहीं है, 50-100 प्लेट बिक गया, बहुत हो गया सर, मैं कहाँ से इतना कर पाऊंगा। तो अब बताओ कि उन्होंने प्लेट्स कैसे पता लगाया कि उसका कितना प्लेट बिका था उस दिन। किसी के पास है दिमाग तो बताओ। डस्टबिन देख करके, उसके डस्टबिन को पलट दिया, सारे प्लेट की काउंटिंग हो गई, जितने भी प्लेट और जितने चम्मच डस्टबिन में मिले, यानी उतने कस्टमर ने तो उसको परचेज किया है। तुम झूठ कैसे बोल रहे थे। उस दिन बेचारे का लक था खराब, 1200 की बजाय 1300 प्लेट निकल गया। तो टैक्स वाले ने कहा कि यही आपका क्वांटिटी रोज सेल होता है, और इसके हिसाब से एक महीने का उसका इनकम जोड़ा गया, उसके हिसाब से उससे टैक्स लिया गया। ठीक है, तो इस इंसिडेंट से, इस कहानी से आपको याद रहेगा। अब ये नहीं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, इकोनॉमिक्स छोड़ करके यही करने लग जाओ। ये नहीं करना है। ये एक ऐसे ही कहानी बताई है, हम लोगों से ये सब होगा नहीं। ठीक है, बहुत मेहनती लोग होते हैं, उन वो लोग किसी भी इन्वायरमेंट में खड़े हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग ये सब नहीं करना चाहते। ठीक है, 1300 प्लेट्स हो गए। तो आपको याद रहेगा इस कहानी से कि जिस पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलने के चांस थे, उसी पे टैक्स लगाया गया। तो जब भी आपको टैक्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना होगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट वाले क्वांटिटी के साथ ही टैक्स का रेट को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। आज के बाद याद रहेगा, किसी और क्वांटिटी के साथ हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। इसलिए मैक्सिमम प्रॉफिट किस क्वांटिटी पे हो रहा है वो निकाल करके, और उसमें हम लोगों ने रेट से मल्टीप्लाई किया। क्लियर बच्चे। तो आज ये वाला एग्जाम्पल हमने कर लिया, और इसके आगे तो मुझे कुछ पढ़ाना है नहीं। नेक्स्ट क्लास में सभी को कोकोआ वाला एग्जाम्पल करके आना है। तो अभी तक के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।